हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हीट। हीट मतलब ऊष्मा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले। काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो अच्छे से फोकस होकर लेक्चर को देखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं जो कि टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं। अच्छे से टॉपिक पढ़ने के बाद में आप वो टेस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक जो है 100% कंप्लीट होगा। इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर जितनी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, उससे तो क्वेश्चन पूछते ही हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उनसे बेस्ड एग्जाम्पल भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उस तरीके से भी हमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जो कि मैंने आपको टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखी हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट मतलब ऊष्मा होती क्या है। देखिए, जो हीट होती है बेसिकली एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। क्या होती है? एनर्जी ही होती है। जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, वहाँ पर हमको हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आती है। और हीट जो होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। ऊष्मा जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से आप समझोगे ना तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, एक हाथ है, हाथ के ऊपर हमने बर्फ़ का टुकड़ा रखा। अब बर्फ़ के टुकड़े का टेम्परेचर अलग था और हाथ का टेम्परेचर अलग है। तो दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। कैसे हो रही है? अभी मैंने आपको बताया, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। क्लियर ये चीज़? तो हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा था, बर्फ़ का टेम्परेचर कम था, तो हाथ के टेम्परेचर से बर्फ़ के टेम्परेचर की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। अब इसको थोड़ा सा डीपली हम समझते हैं। देखो, ये हाथ है, इस हाथ के मॉलिक्यूल जो है, चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा है इसीलिए हाथ के मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा रफ्तार से क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। वहीं आइस की अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो कम यहाँ पर ऑसिलेट कर रहे हैं, एकदम फिक्स हमको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? अब जैसे ही हाथ और आइस संपर्क में आए, एक दूसरे से कनेक्ट हुए, यहाँ पर जो हाथ के मॉलिक्यूल हैं वो अपनी जो ऑसिलेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं आइस की तरफ, जिससे आइस के मॉलिक्यूल में भी क्या होता है? मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आइस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है और आइस पिघलने लगता है। समझ में आया आपको? ठीक है। हीट जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस के एटम और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का ही मेजरमेंट होती है। अभी मैंने आपको बताया भी सही कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है मतलब मॉलिक्यूल का मोमेंट तेज होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर एग्जांपल में अभी हमने देखा, हाथ में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए हाथ के मॉलिक्यूल्स का मोमेंट भी ज़्यादा था और टेम्परेचर भी ज़्यादा था। आइस के जो मॉलिक्यूल थे उनका मोमेंट कम था, इसलिए उसका टेम्परेचर भी कम था और काइनेटिक एनर्जी भी कम थी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु होती है उसके अंदर जो भी हीट होती है वो उस वस्तु के मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, उस पर डिपेंड करती हैं। तो एक रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ऊष्मा की अगर हम यूनिट की बात करें तो ऊष्मा मतलब हीट की एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होती है? जूल होती हैं। वहीं सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी कैलोरी होती हैं। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कैलोरी जो होती है वो कितने बराबर होती है? देखिए, 4.18 जूल के बराबर होती है। सीधे सीधे एग्जाम के अंदर ही पूछ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम एक टर्म को डिस्कस करते हैं, हीट कैपेसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। किसी पदार्थ का कोई भी सब्सटेंस है तो उसका जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, अगर हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा लगा रहे हैं वो उस पदार्थ मतलब सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी जो है वो कहलाती है। ऊष्मा धारिता मतलब ताप क्षमता उसे कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? इसकी अगर हम यूनिट डिस्कस करें तो क्या है? जूल प्रति केल्विन, हीट कैपेसिटी की। ओके। अब हीट कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होती है और लोवेस्ट किस में होती है? तो ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो वाटर की हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर क्ले, मिट्टी, कॉपर, लेड, ऑलिव ऑयल, सिल्वर और स्टील। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बनते हैं। वाटर की अपेक्षा स्टील की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर को।
टेम्परेचर, तापमान जिसे कहा जाता है, उससे तात्पर्य क्या होता है? कोई भी वस्तु जो होती है, कोई पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, यही बेसिकली क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तापमान मतलब टेम्परेचर के द्वारा किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो थर्मल एनर्जी का प्रवाह हमको देखने को मिलता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो डिसाइड की जाती है। किसी वस्तु का टेम्परेचर बेसिकली उस वस्तु की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी का ही एक सूचक होता है। टेम्परेचर को मेजर जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है। टेम्परेचर को मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। इसीलिए टेम्परेचर की एक स्केल भी हमको देखने को मिलती है, फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर में मर्क्यूरी लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? एग्जाम में पूछते हैं, मर्क्यूरी लिक्विड का किया जाता है। पर जहाँ पर ज़्यादा ठंड गिरती है, कोल्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पर हमको थर्मामीटर के अंदर एल्कोहल का उपयोग देखने को मिलता है, क्योंकि एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब टेम्परेचर की स्केल को हम डिस्कस करें उससे पहले हम थर्मामीटर के टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो हमको लिक्विड थर्मामीटर देखने को मिलता है, क्लिनिकल थर्मामीटर देखने को मिलता है, गैस थर्मामीटर देखने को मिलता है। तो अलग अलग टाइप के थर्मामीटर होते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। लिक्विड थर्मामीटर की बात करें तो एल्कोहल और मर्क्यूरी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में एल्कोहल का, और जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है वहाँ पर मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है। इस तरीके के थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर का जो मापन किया जाता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो यूज़ है वो मनुष्य के तापमान के मापन के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर के द्वारा जो टेम्परेचर का मापन किया जाता है वो है 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस थर्मोमीटर की। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और टेम्परेचर का यहाँ पर जो मापन होता है वो हाइड्रोजन द्वारा 500 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन द्वारा 1500 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोकपल की। तो ये एक सेंसर यंत्र है जिसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसमें हर एक एंड पॉइंट पर, प्रत्येक छोर पर अलग अलग धातुओं के 2 तार जुड़े होते हैं, और ये सीवेक प्रभाव पर डिपेंड करता है। और ये थर्मोमीटर जो है सीवेक प्रभाव पर आधारित होता है। अब हमको समझना पड़ेगा कि सीवेक प्रभाव क्या है। तो चलिए इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सीवेक प्रभाव क्या है? कोई भी 2 अलग अलग टाइप की धातु है, मेटल है, उनके तारों के सिरों को जोड़कर अगर हम क्लोज्ड सर्किट एक बनाते हैं, मेटल ए है और एक है मेटल बी, इन दोनों मेटल के तारों को आपस में जोड़कर हमने एक क्या बना लिया? क्लोज्ड सर्किट बना लिया। इन तारों के जो सिरों के जॉइंट हैं वहाँ पर हमने अलग अलग टेम्परेचर जो है वो हम क्रिएट करते हैं। जंक्शन ए और जंक्शन टू, जंक्शन ए पर हमने हॉट टेम्परेचर क्रिएट किया, जंक्शन टू पर हमने कोल्ड टेम्परेचर जो है वो क्रिएट किया। तो ऐसा करने पर हमको क्या देखने को मिलता है कि जो सर्किट है, परिपथ है, उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इसी को ही सीबेक प्रभाव जो है वो कहा जाता है। सीबेक इफेक्ट जो है वो इसी को कहा जाता है। समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है थर्मोकपल थर्मामीटर। जल्दी से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। 1821 में जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे थॉमस सीबेक। उन्होंने क्या देखा कि जब असमान मेटल से बनी 2 तारों को एक लूप बनाने के लिए हम 2 सिरों पर जोड़ते हैं, और यदि दोनों जंक्शनों को अलग अलग टेम्परेचर पर रखते हैं तो सर्किट में क्या होता है? एक वोल्टेज डिफरेंस जो है वो विकसित हो जाता है। इसी घटना को क्या बोला है? सीबेक प्रभाव बोला है, सीबेक इफेक्ट। क्लियर? आगे अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं स्केल ऑफ थर्मामीटर की। अलग अलग स्केल हमको देखने को मिलती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर। तो ये अलग अलग पैमाने हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। थर्मामीटर में बेसिकली 2 पॉइंट हमको देखने को मिलते हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट वो होता है भाप बिंदु। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टीम में परिवर्तित हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर वस्तु जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो जम जाता है। तो ये तो हमको नाम से क्लियर है। अब हम स्केल देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। तो सेल्सियस पैमाने का आविष्कार जो है वो किसने किया था? सेल्सियस ने किया था। इसीलिए इस पैमाने का नाम जो है वो सेल्सियस रखा गया। सेल्सियस में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
और स्टीम पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने पानी को देखा होगा, पानी जो है वो 0 डिग्री पर जम जाता है और 100 डिग्री पर क्या हो जाता है, भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें तो इसका आविष्कार किसने किया है, फ़ारेनहाइट ने किया है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं स्टीम पॉइंट जो होता है, भाप बिंदु, वो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन पैमाने की बात करें तो इसका आविष्कार किया था थॉमस केल्विन ने। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 272 केल्विन। वहीं स्टीम पॉइंट जो होता है वो होता है 372 केल्विन। ठीक है। एंड लास्ट में रोमर स्केल की बात करें तो इसका आविष्कार किया था ओले क्रिस्टेसन रोमर ने। एंड रोमर पैमाने में जो फ्रीजिंग पॉइंट हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 0 डिग्री रोमर पे, एंड स्टीम पॉइंट होता है 80 डिग्री रोमर पे। ठीक है। तो ये 4 हमको स्केल देखने को मिलती है। इन चारों के बीच में आपस में रिलेशन भी देखने को मिलता है, जिनसे एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रिलेशन क्या है, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन से आप एग्ज़ाम के अंदर आपसे कुछ भी वैल्यू पूछे, सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है, आपसे फ़ारेनहाइट पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट दे रखा है और केल्विन पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो। हर चीज़ की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। बेसिकली जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को लेकर ही पूछी जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और है, मनुष्य का जो सामान्य तापमान है शरीर का, अगर हम वो डिस्कस करें सेल्सियस पैमाने पर तो वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में देखें तो वो होता है लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। एंड केल्विन में अगर हम डिस्कस करें, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, सामान्य तापमान होता है, वो होता है 310 केल्विन। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछते हैं कि किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब एक छोटी सी टर्म है उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है, परम शून्य ताप। तो देखिए सैद्धांतिक रूप से मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, पर जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उसकी सीमा होती है। जो न्यूनतम संभव ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसका न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो पॉसिबल होता है, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ये एग्ज़ाम के अंदर सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी वस्तु का न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ओके। अब आगे हम डिस्कस करते हैं थर्मल एक्सपांशन को, ऊष्मीय प्रसार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, थर्मल एक्सपांशन, ऊष्मीय प्रसार किसे कहा जाता है, जब किसी पदार्थ को, सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसमें हमको क्या चेंजेस देखने को मिलता है, उस पदार्थ मतलब उस सब्सटेंस के वॉल्यूम में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, थर्मल एक्सपांशन बोला जाता है, ऊष्मीय प्रसार बोला जाता है। क्लियर। किसी पदार्थ को, सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उस पदार्थ मतलब सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको अगर हीट मिलेगी तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा रफ्तार से मूवमेंट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी, जिससे उसका वॉल्यूम जो है, पदार्थ का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको, इसी को ऊष्मीय प्रसार बोला जाता है। सभी पदार्थों में हमको ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है, पर यहाँ पर एक केस जो होता है वाटर के साथ, वो एक्सेप्शन का केस होता है। जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी का पहले आयतन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, फिर क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट करता है। इसी घटना को पानी का असमान प्रसार जो है वो कहा जाता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ता है तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। पर पानी के साथ ये कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होती है। पानी के साथ में क्या होता है, जब पानी को गर्म करते हैं तब पानी का पहले वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, फिर बढ़ता है। ये चीज़ क्लियर हुई। देखिए, पानी को जब भी हम गर्म करते हैं, मान लो कि पानी का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम इसको गर्म करते हैं
तो मैंने आपको क्या बताया अभी, 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, आयतन घटता है, वॉल्यूम घटता है वाटर का, आयतन घटता है, वॉल्यूम घटता है। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और ये कब तक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, फिर बढ़ता जाता है। ये देखो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक रिलेशन होता है फ्रेंड्स, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम के बीच में। जो घनत्व होता है, द्रव्यमान होता है, और जो आयतन होता है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। डेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है मास अपॉन में वॉल्यूम के। मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अभी यूज़ होने वाला है इसलिए मैंने आपको भी बताया है। अब देखिए एग्जाम के अंदर हमको पानी के असमान प्रसार से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, ठंडे प्रदेशों में झील का पानी जम जाता है पर उसके अंदर मछलियाँ जो होती है वो जिंदा रहती हैं, ऐसा क्यों, किस वजह से होता है ये। तो ये थर्मल एक्सपेंशन के कारण ही होता है, पानी के असमान प्रसार के कारण होता है। क्योंकि पानी का इसकी वजह से ऊपरी हिस्सा जम जाता है पर नीचे का हिस्सा नहीं जम पाता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में आपको रिलेशन देखने को मिल रहा है। 10 डिग्री टेम्परेचर पर कुछ डेंसिटी है, 8 डिग्री टेम्परेचर जैसे जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, 6 डिग्री टेम्परेचर पर डेंसिटी और बढ़ गई, 4 डिग्री टेम्परेचर पर डेंसिटी सबसे हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट होता है तो 4 डिग्री पर डेंसिटी जो होगी वो हाई होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम टेम्परेचर और कम करते हैं तो डेंसिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है और 0 डिग्री पर डेंसिटी और कम हो जाती है। 0 डिग्री जो होता है वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जमने वाला पॉइंट होता है। और स्टीम पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री, पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये आपको क्लियर है। अब देखिए ये एक तालाब है, मान लेते हैं कि जो वातावरण है, वातावरण का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो जो इस तालाब की ऊपरी वाली सरफेस होगी उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है वो कम होता है, 8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो ऊपरी वाली जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पर तालाब के जो नीचे वाला पानी है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ऊपर जो 8 डिग्री सेल्सियस पर पानी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की डेंसिटी है वो कम है, 8 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो हाई डेंस पानी ऊपर हो गया, तो वो जो भारी पानी है वो नीचे की ओर आएगा और 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ऊपर की ओर जाएगा, तो वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद में टेम्परेचर के कारण वो भी क्या हो जाता है, 8 डिग्री का हो जाता है। क्लियर। फिर आगे क्या होता है, टेम्परेचर और कम होता है वातावरण का, मान लेते हैं 6 डिग्री पर आ गया। तो यहाँ पर तालाब का ऊपर वाला जो पानी है ऊपर सरफेस पर वो 6 डिग्री का हो जाता है, तो यहाँ पर डेंसिटी और बढ़ गई उसकी। नीचे कौन सा है, 8 डिग्री सेल्सियस वाला है, मतलब उसकी डेंसिटी कम है। तो लो डेंसिटी वाला पानी ऊपर की ओर आएगा, हाई डेंसिटी वाला पानी, भारी पानी, वापस नीचे की ओर आएगा। तो वो 8 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जो है वो क्या होगा, वातावरण के कांटेक्ट में आना स्टार्ट होगा और 6 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन 4 डिग्री सेल्सियस पर, कि वातावरण का टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपरी वाली सरफेस है वाटर की वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गई, पर पानी की जो नीचे वाली सरफेस है अंदर वाली वो क्या है, 6 डिग्री सेल्सियस पर है। तो फिर से 6 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जो है वो ऊपर की ओर आएगा और 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे की ओर आएगा। और वो 6 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जो है वो वातावरण के कांटेक्ट में आने की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। यहाँ तक आपको लाइन क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमको ट्विस्ट देखने को मिलता है, वातावरण का टेम्परेचर हो जाता है फ्रेंड्स 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अब आप क्या देखोगे, अब तालाब की जो ऊपर वाली सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हो गया फ्रेंड्स 2 डिग्री सेल्सियस। पर 2 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। और तालाब के नीचे जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस वाला है, हाई डेंसिटी वाला पानी है। तो ऑलरेडी भारी पानी नीचे, हल्का पानी ऊपर है, तो यहाँ पर कुछ भी हमको रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा। भाई हल्का पानी ऊपर है, लो डेंसिटी वाला वाटर ऊपर ऑलरेडी है, हाई डेंसिटी वाला वाटर नीचे है। ठीक है, फिर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री पे आ गया। अब आगे कंडीशन बढ़ाते हैं, वातावरण का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री, तो ऊपर वाला जो टेम्परेचर है पानी का वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये तो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ऊपर की लेयर जो है वाटर की वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी।
और नीचे का पानी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। इसी वजह से ठंडे प्रदेशों की झीलों का पानी जो है वो जम जाता है, फिर भी उसके अंदर मछलियाँ जो है वो जीवित रहती हैं। यही वो कारण होता है। ठीक है, पानी का ऊपरी हिस्सा जम जाता है पर नीचे का हिस्सा नहीं जम पाता है, और ये अच्छा भी है, जीव जंतु जो है वो जीवित भी रहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आइस होती है ये ऊष्मा की बेड कंडक्टर होती हैं, मतलब अपने में से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती हैं। इसीलिए इस आइस के तालाब के नीचे वाला जो टेम्परेचर होता है उसकी ऊष्मा जो होती है वो वातावरण में नहीं जा पाती हैं, वातावरण के कांटेक्ट में यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या पूछा जाता है, ठंड के दिनों में पानी का पाइप जो है वो अक्सर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स, ऊष्मीय प्रसार की वजह से ही होता है, थर्मल एक्सपेंशन के कारण ही होता है। क्योंकि पानी जो होता है जब जमता है तब क्या करता है, वो फैलता है। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एक गिलास के अंदर पानी जो है वो भरकर फ्रिज में रख दीजिए और लेवल नोट कर लीजिए। जब वो पानी जम जाएगा उसके बाद आप देखिए लेवल नोट करेंगे तो उसका लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो पानी जो होता है जमने पर फैलता है, इसी वजह से ठंड के दिनों में पानी का पाइप जो है वो अक्सर फट जाता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सपांशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। तो इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, रेल की पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान जो है वो छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु जो होती है, भाई रेल की पटरी क्या है, आयरन की है। आयरन मतलब धातु, मेटल। तो मेटल जो होती है, धातु जो होती है वो गर्म होने पर फैलती है और ठंडे होने पर क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ती है, संकुचित होती है। इसीलिए भाई गर्मी के दिनों में अगर वो फैलती जाएगी तो पटरी एक दूसरे पर चढ़ जाएगी, अगर उनके बीच में गैप नहीं रखेंगे तो, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बनेगा। इसीलिए पटरियों के बीच में हल्की सी गैप रखी जाती है कि गर्मी में अगर वो मेटल फैलती है तो उस एरिया को वो यूज़ कर ले, जिससे कि रेल दुर्घटना ना हो। तो रेल की पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि धातु जो होती है वो गर्म होने पर फैलती हैं। एक एग्जाम्पल और है थर्मल एक्सपेंशन का, ऊष्मीय प्रसार का। जो एफिल टावर आपने नाम सुना होगा, वो गर्मियों में और लंबा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हीट के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें प्रसार हो जाता है, जिसकी वजह से एफिल टावर गर्मियों में लंबा हो जाता है। ये होता है थर्मल एक्सपांशन के कारण। तो इस तरीके से एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ आपको? अब आगे बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट की, ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट ट्रांसफ़र। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण, ये वो 3 तरीके हैं जिससे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। एक एक करके सबको समझेंगे हम। अब देखिए, मैंने आपको बताया था हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। जब भी दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब क्या होती है, ऊष्मा मतलब हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कंडीशन लेते हैं चालन मतलब कंडक्शन की। अब देखिए, मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए। एक ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो तेज़ी से ऑसिलेट कर रहे होंगे, और 10 डिग्री सेल्सियस वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके मॉलिक्यूल जो होंगे वो बहुत ही कम ऑसिलेट कर रहे होंगे, बहुत ही कम मूवमेंट कर रहे होंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब क्या होता है, हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल हैं जो कि बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे देते हैं, कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल को दे देते हैं। बहुत ही कम मूवमेंट उनके बीच में देखने को मिलता है, उनको अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे उसके अंदर क्या होता है, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से हाई टेम्परेचर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके दूसरे और भी मॉलिक्यूल जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल को देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनके बीच में क्या होता है, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इस पूरी कंडीशन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। मॉलिक्यूल जो है अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। तो इस तरीके की जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन बोला जाता है, चालन बोला जाता है। समझ में आया आपको? यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रही है,
बट ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल है वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है। इसको बोला जाता है कंडक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छूने पर लोहे का गुटका जो है वो ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किस चीज़ का ये एग्जाम्पल है? कंडक्शन का है, चालन का है। अब देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझें उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कंडक्टर, बेड कंडक्टर और थर्मल इंसुलेटर, चालक, कुचालक और ऊष्मारोधी। अब देखिए कोई भी पदार्थ होता है ना, वो अपने में से कितनी अच्छे तरीके से हीट को ट्रांसफ़र होने दे रहा है। अगर वो अच्छे तरीके से हीट को ट्रांसफ़र होने दे रहा है मतलब वो गुड कंडक्टर है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? वाटर, मनुष्य का शरीर, पारा। पारा जो होता है वो काफ़ी अच्छा गुड कंडक्टर है। एग्जाम में तो ये भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। बैड कंडक्टर की बात करें तो वो पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं, जैसे कि लकड़ी, कांच, हवा, रबर। अक्सर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो चप्पल पहनकर काम करता है हमेशा। लेदर की चप्पल पहन के करता है क्योंकि वो ऊष्मा की बैड कंडक्टर होती हैं, लेदर की चप्पल, इसीलिए उसको करंट नहीं लगता है। तो बैड कंडक्टर समझ में आ गया। थर्मल इंसुलेटर की बात करें तो ये ऊष्मारोधी, ऊष्मा को बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होने दे रही है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एबोनाइट। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं हम उसी एग्जाम्पल पर जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छूने पर लोहे का गुटका जो है वो ज़्यादा ठंडा महसूस होता है हमको। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए लोहे का जो टुकड़ा है ये क्या है? गुड कंडक्टर है, मतलब अपने में से ये ऊष्मा को अच्छे से ट्रांसफ़र होने देता है और ये ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित भी कर लेता है। तो रात भर में ये क्या करता है? लोहे का गुटका अच्छे से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और ठंडा हो जाता है, मतलब लो टेम्परेचर पर चला जाता है। अब जैसे ही हम इसको हाथ लगाते हैं, अपना हाथ तो हाई टेम्परेचर पे होता है, तो अपने हाथ की ऊष्मा जो होता है ये क्या करता है? अपनी ओर लेता है। अपने हाथ के जो मॉलिक्यूल होंगे वो हाई टेम्परेचर पर हैं तो तेज़ी से मूवमेंट कर रहे होंगे, और जैसे ही वो लोहे के गुटके के संपर्क में आते हैं, लोहे का गुटके के मॉलिक्यूल जो हैं वो कम मूवमेंट कर रहे हैं, तो जैसे उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हाथ की काइनेटिक एनर्जी किसकी तरफ चली जाती है? लोहे के गुटके की तरफ चली जाती हैं। और अपने हाथ का टेम्परेचर जो है वो किधर ट्रांसफ़र हो जाता है? लोहे के गुटके की तरफ। और अपने हाथ का टेम्परेचर तुरंत डाउन होता है, इसीलिए अपने को एकदम से ठंडक महसूस हो जाती है। तो यही वो कारण होता है जो अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। चालन मतलब कंडक्शन का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है, गरम कढ़ाई में चम्मच अगर हम रख देते हैं तो चम्मच जो होती है वो भी गर्म हो जाती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। कंडक्शन जो है ना वो सॉलिड वस्तुओं में हमको देखने को मिलता है, ठोस वस्तुओं में। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन को, संवहन को। संवहन में, कन्वेक्शन में लिक्विड और गैसेस के माध्यम से हीट ट्रांसफ़र जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक देखिए वातावरण में हमने क्या करा? मोमबत्ती लगाई। अब इस मोमबत्ती के आसपास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? इसके कांटेक्ट में आके गर्म हो जाएंगे, गर्म होकर हल्के हो जाएंगे और किधर की ओर उठेंगे? ऊपर की ओर उठेंगे। वो मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर उठे और हमारे हाथों को टच हुए तो हमको गर्माहट महसूस हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। अभी हमने डिस्कस किया लिक्विड और गैसेस के माध्यम से यहाँ पर हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती हुई दिखती है कन्वेक्शन के अंदर। सबसे खास बात तो ये कि जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है और यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो अपना स्थान भी चेंज कर रहा है। कंडक्शन में क्या हो रहा था? मॉलिक्यूल अपना स्थान चेंज नहीं कर रहा था, बट कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल जो होता है वो अपना स्थान भी चेंज कर रहा है। मोमबत्ती के आसपास के जो मॉलिक्यूल्स थे वो गर्म होकर हल्के होकर ऊपर उठे और अपने हाथों तक पहुँचे और हमको गर्माहट जो है वो महसूस हुई। तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी का उबलना। रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र पेटी का जो है वो ऊपर रखना। रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र को ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि नीचे की जो गर्म हवा होती है वो जैसे ही ऊपर की ओर उठेगी, फ्रीज़र की वजह से ठंडी होकर वापस से क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। फिर कोई गर्म हवा होगी वो हल्की होकर ऊपर उठेगी, फ्रीज़र के कांटेक्ट में आएगी, ठंडी होकर वापस नीचे आ जाएगी। इसीलिए रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र पेटिका को ऊपर की ओर रखा जाता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन संवहन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेडिएशन की, विकिरण की। अब देखिए हमने कंडक्शन की बात करी, कन्वेक्शन की बात करी, तो इन दोनों में हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम जो है कोई ना कोई माध्यम रिक्वायर्ड होता है। बट रेडिएशन में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है।
और इस माध्यम में जो ऊष्मा का संचरण होता है, ट्रांसफ़र होती है ऊष्मा, वो किसके माध्यम से होती है? तरंगों के माध्यम से होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, पृथ्वी तक जो सन की ऊष्मा पहुंचती है वो तरंगों के माध्यम से ही पहुंचती हैं, रेडिएशन के थ्रू पहुंचती हैं। सूर्य की ऊष्मा धरती तक पहुंचना, अर्थ तक पहुंचना, जिससे अर्थ का क्या होना? गर्म होना। ये रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ये हमने फ्रेंड्स ट्रांसमिशन ऑफ हीट को अच्छे से डिस्कस किया। 3 मेथड हमने डिस्कस करी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने कंडक्टर, बेड कंडक्टर और थर्मल इंसुलेटर को भी डिस्कस किया है। ध्यान रखिएगा, कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने में से गुजरने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चालक, मतलब कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, पीतल, ग्रेफाइट, वाटर, ह्यूमन बॉडी, पारा। पारा जो होता है वो सबसे गुड कंडक्टर होता है। इसके बाद हमने बात करी थी बेड कंडक्टर। वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जो ऊष्मा मतलब हीट को अपने में से गुजरने नहीं देते हैं, वो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, मतलब बेड कंडक्टर, इंसुलेटर होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ऊनी कपड़े। ये सब क्या होते हैं? बेड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और थर्मल इंसुलेटर हमने पढ़ा, ऊष्मारोधी, जो कि ऊष्मा को बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। इसका एग्जाम्पल है एबोनाइट। अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स ऊष्मा के प्रकार के, टाइप ऑफ हीट की। अलग अलग टाइप की हीट होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, लेटेंट हीट होती है, तो उनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। इसको बोला जाता है हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? भैया, किसी पदार्थ के, कोई भी सब्सटेंस है, उसके 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है, आवश्यक ऊष्मा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। ओके। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, वो 1 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 1 कैलोरी होती है। और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। क्लियर? दुनिया के जितने भी लिक्विड होते हैं उसमें से वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए, खाने बनाने वाले जितने भी बर्तन होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कम होती है, क्योंकि अगर इनकी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी तो पदार्थ को ठंडा और गर्म होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। वो समय ना लगे, इसीलिए खाना बनाने वाले बर्तनों की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, स्पेसिफिक हीट जो होती है, वो कम होती है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। हिंदी में बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। देखिए, लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये गुप्त है। वो हीट जो किसी भी पदार्थ या सब्सटेंस के, जब उसमें फेस परिवर्तन होता है उसके दौरान अवशोषित या फिर रिलीज की जाती हैं, उसी ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। हीट और एनर्जी दैट इज ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ फेस चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है। देखिए, इसको आप एग्जाम्पल से समझोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे कि मटके के पानी का ठंडा होना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके अंदर। छोटे छोटे छिद्र होने के कारण पानी जो होता है वो गुप्त ऊष्मा प्राप्त करके काई में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो थर्मामीटर होता है वो लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा को नहीं माप सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हमने ये स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को समझा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। आगे हम बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम। तो 1749 में विलियम थॉमसन ने थर्मोडायनामिक्स शब्द पहली बार जो है वो इस्तेमाल किया था। थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा मतलब हीट, कार्य, तापमान और ऊर्जा के बीच रिलेशन की एक स्टडी है। हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी के बीच में एक रिलेशन की स्टडी है। थर्मोडायनामिक्स के कुल मिलाकर 4 लॉज हैं। ऊष्मागति के 4 नियम, सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और 0वां नियम। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला नियम ये क्या बोलता है? ऊष्मागति का जो पहला नियम है ये दिया था रुडोल्फ क्लॉसियस और विलियम थॉमसन ने। इन्होंने बताया कि ऊर्जा मतलब एनर्जी जो होती है उसको न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एनर्जी जो होती है उसको कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ख़त्म किया जा सकता है। हमेशा एनर्जी जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊष्मागतिकी के थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को ही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की।
तो इस नियम के अनुसार ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है जो कि 100% एनर्जी मतलब हीट को कार्य मतलब वर्क में बदल दे। यही इन्होंने बताया था केल्विन ने थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ में। ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है जो कि 100% एनर्जी मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। इसके अलावा सेकेंड लॉ के अंदर हमको सेल्सियस का स्टेटमेंट भी देखने को मिलता है, वो भी हम समझ लेते हैं। इन्होंने बताया था कि ऊष्मा हमेशा गर्म सतह से ठंडी सतह की ओर बिना किसी बाहरी सहायता से पहुंची जा सकती है, परंतु ऊष्मा जो होती है, हीट जो होती है, वो ठंडी सतह से गर्म सतह की ओर बिना किसी बाहरी सहायता से नहीं पहुंचाई जा सकती। तो ये सेल्सियस का स्टेटमेंट था जो कि ऊष्मागतिकी का दूसरे नियम के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं अब हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इस लॉ को लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या बोलता है कि परम शून्य ताप जो होता है 0 डिग्री केल्विन, इस पर एक पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा 0 होती है। परम शून्य ताप मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एक पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी सदैव क्या होती है? शून्य होती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछते हैं ये, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जो शून्यवां नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया है? राल्फ एच फाउलर ने किया है। क्या बोलता है शून्यवां नियम? देखिए, यदि दो पिंड, दो ऑब्जेक्ट अगर किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ऊष्मीय संतुलन की कंडीशन में हैं, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब संतुलन में होते हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं। बी और सी नाम के दो ऑब्जेक्ट हैं। बी ए के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है, सी ए के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है, तो बी और सी भी दोनों एक दूसरे के साथ संतुलन की कंडीशन में होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ऊष्मीय संतुलन में होंगे। यही है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम मतलब 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब दो बॉडी को थर्मोडायनेमिक सिस्टम में थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखते हैं, तो उस सिस्टम में जब कोई तीसरी बॉडी को लेकर अगर हम जाएं तो तीनों का तापमान क्या होगा? समान होगा, यानी वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम ऊष्मीय संतुलन की कंडीशन में होंगे। क्लियर हुआ? ये नियम जो है मोशन ऑफ टेम्परेचर भी बताता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने थर्मोडायनेमिक्स के सभी लॉ को डिस्कस किया, 1, 2, 3 और 0। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम डिस्कस करते हैं जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, त्रिक बिंदु क्या होता है, फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ऊष्मामिति क्या होती है, एंड लास्ट में मेयर्स फार्मूला को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की, त्रिक बिंदु की। क्या होता है त्रिक बिंदु? ऐसा तापमान और दबाव जिस पर कोई पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो होती है, ठोस, तरल और वाष्प, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये एक साथ संतुलन में रहते हैं, यानी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट की। हिमांक और गलनांक क्या होता है? देखिए, हिमांक क्या होता है? वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और वहीं मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, गलनांक की बात करें, तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ या सामग्री अपनी अवस्था को ठोस मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदल लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, मतलब क्वथनांक। ये वो टेम्परेचर का पॉइंट होता है जिस पर कोई भी सामग्री अपनी अवस्था को लिक्विड से गैस में परिवर्तित कर देती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, मतलब क्वथनांक बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ड्यू पॉइंट की। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ओस बिंदु तापमान। तो जिस तापमान पर जो जलवाष्प होती है, वाटर वेपर जो होती है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, ओस बिंदु तापमान बोलते हैं। इसके बाद देखिए, जो अभी हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमने पढ़ा था कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, हीट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है सी से। तो इसका एक फॉर्मूला है जिससे कि एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।
C इक्वल टू क्यू अपॉन में m डेल्टा टी। यहाँ पर Q जो है वो क्या है, आवश्यक ऊष्मा है। डेल्टा टी जो है ये तापमान मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन को बताता है, और m जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट निकाय है उसका मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आपको एग्जाम में देकर विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू जो है वो पूछी जा सकती है, तो न्यूमेरिकल बन जाता है इस पे। इसीलिए फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, थर्मोस्टेट एक टर्म आती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। थर्मोस्टेट मतलब एक समान तापमान बनाए रखना। थर्मोस्टेट का यूज़ जो है अक्सर हमको घरों में देखने को मिलता है। घर में हीटिंग सिस्टम जो होते हैं उनको आवश्यकता अनुसार चालू या बंद कर देता है। थर्मोस्टेट जो होता है वो क्या करता है, हवा के तापमान को महसूस करके काम करता है। तो एक प्रकार का यंत्र है जो कि एक समान तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जूल का तापन नियम की। इंपॉर्टेंट है, इस नियम का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो तापन का नियम है, ये देखिए ऊष्मा मतलब हीट, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन बताता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर H जो है ये हीट है, ऊष्मा है, I जो है विद्युत धारा मतलब करंट है, R रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, और T है यहाँ पर समय। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मेयर्स फॉर्मूले को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम के अंदर सीधे सीधे ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो क्या है देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। निश्चित दाब मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर जो विशेष ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, जो कि है Cp, और निश्चित आयतन पर जो विशेष ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, जो कि हो गई Cv, इनके बीच में हमको एक रिलेशन देखने को मिलता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए, इसको ड्राइव करने के लिए बहुत लंबी मेथड होती है, एग्जाम में वो मेथड नहीं पूछी जाती आपसे, सीधे फार्मूला पूछा जाता है, इसीलिए हम टू द पॉइंट वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या है, Cp है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट है वो अगर Cv है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू होगा R। R यहाँ पर डिनोट होता है गैस कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, यही है मेयर्स फॉर्मूला। R जो होता है ये हमेशा स्थिर होता है, एक गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला ही सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए आप दिमाग में रखिएगा। अगर हम मेयर्स फार्मूले को डिटेल में पढ़ना चाहें तो 1-2 घंटे में हम इसको समझ सकते हैं, बट इतना डीप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए हम उसी को दिमाग में रख रहे हैं। क्लियर? आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के। देखिए, पहला पॉइंट है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रेशर कुकर को जब हम हीट देते हैं तब उसके अंदर का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जो उसके अंदर पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, मतलब क्वथनांक जो होता है उसका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में चावल जो होता है वो जल्दी पक जाता है। क्लियर हुआ? ये सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर ऐसा पूछते हैं कि सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की तुलना में ठंडे होते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जबकि काले कपड़े जो होते हैं वो हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसीलिए सफ़ेद कपड़े काले कपड़ों की तुलना में ठंडे हमको महसूस होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। देखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या एग्जाम में पूछ रहे हैं उसको एकदम अच्छे से समझ कर आंसर टिक करना होगा। जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन में। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मॉक टेस्ट में दे रखे हैं, जब आप हीट वाला मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो उनसे घबराना नहीं है हमको, उसकी प्रैक्टिस करना है बार बार, जिससे कि आपके वो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से मजबूत होंगे। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देखिए इस टॉपिक के कैसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसका आपको आइडिया लगेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1931 में ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम शब्द किसने दिया था, जो यह बताता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ एक इक्विलिब्रियम मतलब साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी इक्विलिब्रियम मतलब साम्य की कंडीशन में होते हैं। यही बोलता है हमारा शून्यवान नियम। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो किसने दिया था ये नियम? राउफ एच फाउलर ने। डी आंसर। त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो त्रिक बिंदु क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वह तापमान और दाब की स्थिति जिसके तहत किसी पदार्थ के गैसीय, द्रव और ठोस जो तीनों स्टेट होती है वो साम्य अवस्था में मौजूद हो सकते हैं। इस पॉइंट पर मतलब ऐसा पॉइंट जिस पर कोई पदार्थ जो होता है
वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है, गैस अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। उसी को बोलते हैं हम त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, उसमें प्रवाहित धारा मतलब करंट के स्क्वायर और टाइम के अनुक्रमानुपाती होती हैं? तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जूल का तापीय नियम, उसमें हमने डिस्कस करा था H=I²RT, डिस्कस किया था ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके से एग्जाम के अंदर देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जूल का नियम है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण मतलब हीट जो ट्रांसफर हो रही है उसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है? तो चालन, संवहन, कन्वेक्शन, इनमें हमने बात करी थी तो मीडियम की आवश्यकता हो रही थी, बट रेडिएशन मतलब विकिरण में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला आता है क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो स्टीम पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, सेल्सियस के अंदर जो स्टीम पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने पर कितना होता है? 372 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर स्टीम पॉइंट जो होता है भाप बिंदु वो कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ना इस वीडियो में, हर एक लाइन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन चुका है। इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि ये इन्फॉर्मेशन सर ने ऐसे ही समझाने के लिए बता दी है, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से फोकस्ड होकर हमको सारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है हमको, किस में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है? तो ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा जो होती है, हीट जो होती है, एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार होती है। सी आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। तो तापीय विस्तार के कारण एफिल टावर जो होता है वो गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। ए आंसर। थर्मल एक्सपेंशन के कारण, ऊष्मीय प्रसार, तापीय प्रसार को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे थे, फिश वाला एग्जाम्पल लिया था कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों में फिश जो होती है वो जिंदा होती है, वो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था। ठंड के दिनों में पानी के पाइप जो हैं अक्सर फट जाते हैं, हमने एग्जाम्पल देखा था। तो बस, और उसी में हमने एफिल टावर वाला एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। तो ये देखिए एग्जाम के अंदर पूछा गया, थर्मल एक्सपेंशन के कारण होता है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप जो होता है उस वस्तु के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ही तो माप होता है, उसी का तो सूचक होता है। तो डी आंसर। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक ऊंचे और दूर स्थित वस्तुओं जैसे कि सूर्य, इनका तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें टेम्परेचर का जो मापन होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। इंस्ट्रूमेंट वाले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। बी आंसर यहाँ पर सही होगा, विकिरण तापमापी। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो केल्विन में अगर बात करें तो कितना होता है? 310 होता है, 310 केल्विन। सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98 फ़ारेनहाइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो -40 डिग्री, डी आंसर। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर न्यूनतम संभव ताप एक निश्चित है, -273 डिग्री सेल्सियस। ए आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं इस टॉपिक के, मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। अच्छे से उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। 101% इस टॉपिक से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू।